की ओर। देखिए, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज से जारी होगी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कांग्रेस को अभी अपनी भागीदारी का इंतजार है। वहीं 25 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल कर सकेंगे सभी लोग। बताया जाए कि 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को मतगणना है। तो उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। बता दें कि जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। 25 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। तो 13 नवंबर को देखिए मतदान होगा 10 विधानसभा सीटों पर। बताया जा रहा है कि 9 विधानसभा सीटों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। मिल्कीपुर सीट का देखिए अभी भी फंसा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज से जारी होगी, तो जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है और आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ हो गया। संदीप, देखिए कहा जा रहा है कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की जो विधानसभा सीट है वहां पर देखिए उपचुनाव की तिथियां जो हैं वो घोषित हो चुकी हैं। 13 नवंबर वहां की तिथि है। हालांकि इसको लेकर भी थोड़ा सा जो है वो पेश फंस रहा है। आरएलडी और भाजपा के कल तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे कि इस तिथि को बदला जाए, क्योंकि इस दिन त्योहार होता है। अब ऐसे में देखिए ये देखा जा रहा है कि चुनाव की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा समय भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि 13 नवंबर मान लीजिए चुनाव आयोग के हिसाब से अगर चुनाव होता है तो भाजपा ने अभी तक देखिए प्रत्याशियों की एक भी लिस्ट जारी नहीं करी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के आला कमान में देखिए बैठकें हो चुकी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसको आला कमान को सौंप दिया गया है। यानी जो, क्योंकि देखिए ये देखा गया था कि 9 सीटों यानी एक सीट पर 3-3 लोगों का जो नाम है, लगभग 27 नाम जो है वो दिल्ली में भेजे गए थे और अब उस पर जो है मंथन चल रहा है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने नाम सामने ला सकती है। समाजवादी पार्टी आपने देखा कल उन्होंने एक सीट और पर अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है। भाजपा भी कुछ पर कर चुकी है, तो मुझे लगता है कि भाजपा भी जल्द करेगी। अब देखिए आज से जो है वो अधिसूचना जारी होगी और जिसके बाद देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तमाम सीटें देखिए ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय। और देखिए चुनौती जो है वो इन्हीं दोनों पार्टियों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। सीसामऊ की देखिए अगर बात कर लेते हैं, वहां पर भी देखिए इरफान सोलंकी के जेल जाने की वजह से वो सीट खाली हुई, उनकी पत्नी को वहां पर दिया गया। हालांकि मिल्कीपुर में भी ऐसा कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का असर ज्यादा है, लेकिन वहां पर आपने देखा कि एक कानूनी अड़चन पेच फंसने से वहां पर अभी चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई। करहल में भी देखिए जो है वो ये बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रभाव है वो ज्यादा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी एक नई रणनीति बना रही है कि आखिर करहल में किसको चुनाव लड़ाया जाए। खैर की सीट है, मीरापुर की सीट है, तो तमाम सीटें देखिए ऐसी हैं जो दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। तो आज इसको लेकर देखिए अधिसूचना जारी की जाएगी, उसके बाद जो है वो नामांकन जो है वो शुरू हो जाएगा। लगभग 28 अक्टूबर तक देखिए जो है 25 अक्टूबर तक माफ कीजिएगा इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे और उसी के साथ साथ 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना जो है वो होगी। अब सभी पार्टियां देखिए अपने, क्योंकि देखिए सपा और कांग्रेस की देखिए अगर बात करें तो जैसा जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी है, यानी 2 सीटें जो बची हैं वो अब कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी। बसपा ने भी सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करी है। बच कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाहती थी कि जो विपक्ष है वो किस सीट पर कौन से जातिगत आंकड़ों के हिसाब से जो है
प्रत्याशियों को उतार रहा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत और लोकप्रिय और जिताऊ प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करेगी। और सभी को देखिए इंतजार है, क्योंकि प्रत्याशियों को भी अपना एक समय चाहिए होगा। बहुत आसान नहीं है देखिए चुनाव जीतना, चुनौती बहुत बड़ी है देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा कि विपक्ष ने किस तरीके से एक जो है वो संविधान, आरक्षण, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर पहुंचे, और हालांकि इसका उन्हें फायदे भी मिला है। तो अब देखिए प्रत्याशियों को समय भी चाहिए होगा, प्रचार प्रसार भी करना होगा, लोगों के बीच में भी देखा जाए तो आज से सियासी हलचल और तेज हो गई है। कहा जा सकता है कि सीधा मुकाबला है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। अगर आपने मुद्दे का जिक्र किया है तो मुद्दे कौन से होने वाले हैं, क्या लगता है? हिंदुत्व वर्सेस पीडीए ही रहेगा क्या इस बार? देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये जितनी भी देखिए जो 9 सीटें हैं उपचुनाव वाली, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा संख्या है वो मुस्लिम है, दलित हैं, और उसी के साथ साथ राजभर हैं, निषाद समाज है, मझुआ कटेरी। आपको भी पता है कि देखिए वहां पर जो है निषाद समाज और राजभर है, कुर्मी है। यानी अगर देखिए हम इस बार इस 9 सीटों की बात करते हैं तो ये वाकई में देखिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यहाँ पर जो है अन्य जाति भी जो है वो निर्णायक भूमिका में है। तो अखिलेश यादव ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि हम पीडीए के सहारे ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इन 9 सीटों पर पिछड़ों को तरजीह जो बनाने की है उसने योजना बनाई है। यानी वो भी इस बार कोई नया प्रयोग नहीं करेगी, बल्कि जातिगत हिसाब से वहां पर जो है प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा होगी। सीसामऊ की बात कर लीजिए, करहल की बात कर लीजिए। करहल में ये चल रहा है कि किसी शाक्य को उतारा जा सकता है, क्योंकि वहां पर देखिए उनकी संख्या ज्यादा है। यानी जाति के हिसाब से प्रत्याशियों को उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो उसी तर्ज पर देखिए प्रत्याशियों को उतारा है। उन्होंने देखिए लगभग 3 महिलाओं को देखिए टिकट दिया है, और उसी के साथ साथ अन्य जगहों से भी जो प्रत्याशी उतारे हैं वो वहां के संख्या बल के हिसाब से हैं। कहीं पर भी हो, मझुआ और कटेरी में अगर निषाद समाज ज्यादा है तो संजय निषाद ने खुद कहा है कि अगर निषाद प्रत्याशी को टिकट नहीं देती है तो वहां से भाजपा चुनाव हार सकती है, क्योंकि निषाद समाज दूसरे प्रत्याशी को वोट क्यों देगा। तो ऐसे में भाजपा के लिए भी देखिए एक बड़ा विषय है कि इन सीटों पर वो किस प्रत्याशियों पर जो है वो गणित लगाती है, कौन से प्रत्याशी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन आज देखिए अधिसूचना के बाद से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और सभी प्रत्याशियों के लिए एक एग्जाम है, एक बड़ी चुनौती होगी अपने आप को साबित कर पाना। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी अलीगढ़ से मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, देखिए बताया जा रहा है कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और सियासी हलचल अब तेज होने वाली है। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए 13 नवंबर से जो चुनाव की डेट जो घोषित हो चुकी है, उसके बाद जो है आज नामांकन प्रक्रिया भी, हालांकि जो है कोई अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है, इसी वजह से नामांकन जो काउंटर है अभी खाली ही नजर आएगा। हालांकि प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और सारी तैयारियां कर ली हैं, और अधिकारी भी अपने काउंटर पर बैठेंगे, जो अपनी प्रक्रिया होगी वो पूरी करेंगे। वहीं आपको बता दूं जो 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना था उनमें से 9 की जो है सीटों पे जो उपचुनाव जो क्लियर हो चुका है। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट भी जो उपचुनाव के लिए तैयार है। और वहीं आपको बता दें जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी किसी ने अलीगढ़ की सीट या कोई और अन्य सीट जो घोषित नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तक जो 4 सीटों पर जो अपना जो प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए। वहीं अलीगढ़ और गाजियाबाद की जो सीट है वो सपा ने गठबंधन यानी कांग्रेस को दे दी है, जो कांग्रेस इस सीट पर जो लड़ेगी और अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं यह कारण यह भी हो सकता है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ जो खैर का जो सीट है, विधानसभा सीट है, इस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, आज तक कोई खाता नहीं खुल चुका है। हालांकि इस सीट पर जो कांग्रेस और बसपा, भाजपा और आरएलडी इन्होंने हमेशा से अपने जो है सीटों पे कब्जा किया, जिसमें कि सबसे पहले कांग्रेस ने किया था, फिर भाजपा ने किया, फिर बीच में बसपा ने एक सीट निकाली, लेकिन उसके बाद भाजपा ने फिर से काबिज किया, और बीच में आरएलडी भी इसमें काबिज रही थी। पिछले 2 चुनावों से जो भाजपा का इस पर कब्जा है। अब उपचुनाव का दौर है, उपचुनाव का जो है दौर जो बिल्कुल सामने आ चुका है, जिसमें कि
भाजपा अपनी सीट पर पूरी पकड़ बनाए हुए है और जी। लगातार अब कोशिश है, क्योंकि ये नाक की सीट बन चुकी है, क्योंकि लगातार 3 बार जो है ये सीट जीत चुके थे, लेकिन ये चुनाव जो है इस बार जो होना जरूरी है। और इस चुनाव में भाजपा को लगता है कि उनकी ये सीट जो नाक की है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव वही जीते थे। फिलहाल लास्ट में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो अनूप वाल्मीकि प्रधान थे, जो यहाँ पे विधायक चुन के आए थे, लेकिन अब वो जो लोकसभा में जा चुके हैं, यानी कि दिल्ली की तरफ वो सफर उनका तय हो चुका है और वो अब सांसद बन चुके हैं। अब इसी वजह से उपचुनाव ये होना है। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि भाजपा, कांग्रेस और ये जो है अपने जो है सभी लोग प्रत्याशी घोषित करेंगे। प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी देखिए मैनपुरी से नदीम जुड़ गए हैं। नदीम, करहल की बात की जाए, यहाँ पर देखिए सियासी हलचल भी तेज होने वाली है। किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार? अगर करहल की सीट की बात की जाए तो करहल में हलचल जबरदस्त तेज है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, उसके बाद में हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के आमने सामने लड़ाई है, क्योंकि ये दो ही पार्टी हैं जो एक पे एक चुनाव होना है इनके सामने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन अन्य दल जो हैं, जैसे कि बसपा, बहुजन समाज पार्टी हो या भीम आर्मी हो या और अन्य दल हो, ये सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं एक बार मौका दे के देखिए, मौका दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज से जिस तरीके से नामांकन शुरू हो गए हैं और ये नामांकन शुरू हो गए हैं, अभी तक जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, तो इससे एक बहुत बड़े गलत मैसेज जा रहा है, संदेश लग रहा है। क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है तो प्रचार करने का फायदा क्या निकल के आता है? ये प्रत्याशी, बहुत सी चीजें होती हैं जो प्रत्याशी घोषित होने के बाद में उस पर डिपेंड करती हैं कि वोट देगा आदमी तो किसको देगा, प्रत्याशी को देगा या पार्टी विशेष देगा। तो इसलिए तो जहां तक अगर बात की जाए करहल की, तो जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होगा, जब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि जितनी समाजवादी पार्टी के अलावा जिसके जो अन्य दल हैं, उन्होंने अपनी अपनी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के डेट डिक्लेयर होने से पहले ही कई बड़े कार्यक्रम किए हैं, कई मीटिंगें की, कई सभाएं की हैं। अब जब चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दी है, उसके बाद में अब अन्य कई कार्यक्रम भी होना है, जिसमें एक बड़े कार्यक्रम भी होना है। लेकिन सब बड़े कार्यक्रम होने के बाद में अब सबसे अहम जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी अपना चला रही है, वो डोर टू डोर कैंपेन का चला रही है। डोर टू डोर का मतलब जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, दरवाजे पे जा जाके, चौखट पे जा जाके अपनी बात को कहना और अपनी योजनाओं को बताना। और करहल में जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, मुलायम सिंह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जो शिक्षा दीक्षा राजनीति की शुरुआत करहल से ही हुई है, तो वो सब वास्ते दिया जाता है। तो इन सब को लेकर देखिए मुरादाबाद से दीपचंद जोशी जुड़ गए हैं। दीपचंद, अगर कुंदरकी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह का मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है? देखिए, मुकाबला हर बार की तरह यहाँ इस बार भी कड़ा होने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ थोड़ा हैरानी वाली बात यह है कि अभी किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों के टिकट फाइनल कर दिए, लेकिन मुरादाबाद का टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। ये आने वाले दिनों में जब प्रत्याशी तय होंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि फाइट किस तरीके की होगी, कितनी कड़ी होगी। हालांकि मुरादाबाद की जो कुंदरकी सीट है, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। पिछले कई दशकों का इतिहास अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, वो यहाँ से लगातार जीत हासिल करता रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी मुकेश लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, हमारे साथ सहयोगी संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखें पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और अपने अपने दावे हैं पेश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की रणनीति समझ में आ रही है? क्योंकि अभी तक उन्होंने ना ही प्रत्याशियों का ऐलान किया है और ना ही कोई चर्चा सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नामों के जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, देखिए वो तैयार है। अब देखिए जल्द ही उसको 2-3 दिन में देखिए सामने लाया जा सकता है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह तैयार किया है समाजवादी पार्टी के लिए। रामपुर का देखिए आपने चुनाव देखा होगा, आजम खां का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वहां पर भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने किस तरीके से उनका गढ़ ढाया, ये सभी को पता है। अब ये है कि देखिए जैसे ही प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे,
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो टीम है वो इन 9 सीटों पर तैयारियों में लग जाएगी। वहां पर डेरा डाला जाएगा। सरकार और संगठन के लोग वहां पर रात्रि प्रवास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो तैयार किए जाएंगे। यानी एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। सरकार हो, संगठन हो, कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों को इसमें एक्टिव किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, एक बार उनको फिर से एक्टिवेट किया जाएगा और बताया जाएगा कि इस बार आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए, पिछली बार अगर बात करी जाए 10 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 5 का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 9 सीटों पर कमल खिल सके। इसको लेकर इनकी रणनीति तैयार है। प्रत्याशी भी नाम का इंतजार कर रहे हैं, पार्टी भी नाम का इंतजार कर रही है, लेकिन तैयारियां देखिए पूरी हैं। जैसे ही नाम जारी होंगे, मुख्यमंत्री के रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर तमाम लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। जरूरी होगा तो रात्रि विश्राम करेंगे। भाजपा की योजनाओं के बारे में बताना, ये बताना कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, बसपा के बारे में बताना, चंद्रशेखर, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में उतरेगी। और भाजपा ने रणनीति बनाई है कि 9 की 9 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रयागराज से सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, फूलपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार? देखिए, फूलपुर सीट जब प्रवीण पटेल वहां से विधायक रहे, उसके बाद वो सांसद बन गए। ये सीट खाली होने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव है और 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है, यहाँ से प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। लेकिन सपा ने यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, वहीं पर बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। वो फील्ड पे जाकर और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब मुकाबले की अगर बात की जाए तो 2 ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा और दूसरी तरफ जो सपा का कैंडिडेट है मुर्तजा सिद्दीकी, जो मुस्लिम चेहरा है, उनके बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बसपा उपचुनाव में पहली बार ये चुनाव लड़ने जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी का खेल ये जरूर बिगाड़ेगी। हालांकि जीत हार तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी का खेल बिगाड़ने के लिए बसपा का जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी का वोट बैंक जरूर खराब करेगा। तो जहां तक तैयारियों की बात की जाए तो सारी पार्टियां अपनी दमखम के साथ तैयारी की रही है। भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट भले ही अभी घोषित नहीं किए गए हों, लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो लगातार जो पार्टी के नेता हैं, लगातार जो पदाधिकारी हैं, वो फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा था कि युवा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो युवाओं को साधने के लिए वहां पर रोजगार मेला लगाया गया था। यानी कहा जा सकता है कि खुद जो उपचुनाव है उसकी कमान सीएम अपने हाथों में ले रखे हैं। जी धीरेन्द्र, अगर बात की जाए फूलपुर से तो भारतीय जनता पार्टी किसे मैदान में उतार सकती है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी लिस्ट है जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अंतिम मोहर अभी लगाना बाकी है। पार्टी अब इसका मंथन कर रही है और जातिगत जो आंकड़े हैं उसको साधते हुए वहां के कैंडिडेट को बनाया जा सकता है। लेकिन अभी किसी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है, तो ये कहना अब मुश्किल होगा कि आखिर कौन लड़ेगा। लेकिन 40 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावेदारी पेश की है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव मैदान में उतारती है और कौन चुनाव लड़ता है। जी ठीक है, हमारे साथ सहयोगी संदीप लगातार बने हुए। संदीप, देखिए, गाजर की कड़ा मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बसपा कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं, लेकिन उपचुनाव में देखिए, हालांकि पहले की भी अगर हम बात करते हैं तो प्रदर्शन देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। हालांकि इस बार बसपा की सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान किया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, चुनौती तो जो है वो देखी जा रही है समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन बसपा देखिए एक बड़ी पार्टी है, कई बार मायावती देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री रही है। अब ऐसे में ये है कि ये देखिए अपना प्रदर्शन तो दिखा सकती हैं कि प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा, लेकिन फाइट बहुत ज़्यादा नहीं देखी जा रही है।
जो दलित हैं, क्योंकि देखिए बसपा जो है एक बड़ी पार्टी है और दलित और पिछड़ों का इसमें बहुत ज्यादा समावेश देखिए रहता था। अब तो फिलहाल तो आपको भी पता है कि सभी जो वोट बैंक है ये बिखर गया है अन्य पार्टियों में, कोई सपा में चला गया है, कोई भाजपा में चला गया है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी है देखिए। लेकिन ये कितनी मेहनत करती हैं देखिए, ग्राउंड लेवल पर प्रत्याशियों को उतार देना। अब जैसा कहा गया था, चंद्रशेखर आजाद ने जितनी मेहनत अपने लिए नगीना से करी थी, अन्य पार्टी के प्रत्याशियों के लिए उतनी मेहनत नहीं हो पाती, जिसके चलते वो चुनाव जो है वो हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये जो पार्टियां हैं ये वोट बैंक काटने का जरूर काम करेंगी कि भाजपा का जो वोट सपा को जाना था वो इसको काटा जा सके, जो सपा का वोट भाजपा को जाना था वो बसपा को जा सके। मिला जुला के जो एक्चुअल फाइट देखिए है वो सपा और भाजपा में है। भाजपा इसको और चलिए आगे बढ़ते देखिए खबर लखनऊ से, जहां पर सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें देने का मन बनाया।